हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले सवाल जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि बी, 7 महाद्वीप। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? तो 7 महाद्वीप हैं। चलिए कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं विश्व में 7 महाद्वीप है, पूरे 7 महाद्वीप है और उनके नाम है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? यहाँ पे देख सकते हैं महासागर पूछ रहा है, तो आपको बताना है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 महासागर। यहाँ पे देख सकते हैं सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 महासागर। और 5 महासागर में कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्टिक महासागर और दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यहाँ पे पूछ रहा है महाद्वीप। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एशिया महाद्वीप। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर यहाँ पे पूछ रहा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रशांत महासागर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है? तो प्रशांत महासागर है। चलिए की पॉइंट्स देख लेते हैं। की पॉइंट्स में है, प्रशांत महासागर विश्व के महासागरीय घाटियों में सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। यहाँ पे प्रशांत महासागर है जो सबसे बड़ा है और गहरा भी है। यहाँ पे देख लेते हैं, प्रशांत महासागर पृथ्वी की सतह का 1/3 भाग घेरता है और प्रशांत महासागर का आकार लगभग गोलाकार है। यानी कि प्रशांत महासागर का कौन सा आकार है? गोलाकार है। यहाँ पे देख सकते हैं गोलाकार भी हमने बना दिया है, ऐसा ही गोलाकार है। अगला सवाल है, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी घाटी पूछा जा रहा है, तो कौन सी है? यहाँ पे देख लेते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डोंग घाटी। एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? डोंग घाटी है। ऑप्शन नंबर बी है सही। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डोंग घाटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नोट्स में लिखा है, डोंग घाटी काठमांडू शहर से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पे है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? यहाँ पे पूछ रहा है देशों की संख्या सबसे अधिक है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अफ्रीका। यहाँ पे पूछ रहे किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? तो अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहाँ पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे सबसे लंबी नदी पूछ रहा है, कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यांगत्जी। यहाँ पे देख सकते हैं यांगत्जी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यहाँ पे पूछ रहा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ग्रीनलैंड। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यहाँ पे विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप पूछ रहा है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। अगला सवाल देख लेते हैं।
अगला सवाल है, विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अंटार्कटिका। यहाँ पे देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, अंटार्कटिका। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अंटार्कटिका यानी कि सबसे दक्षिणी महाद्वीप। यह एकमात्र महाद्वीप है जहाँ कोई अस्थायी मानव निवास नहीं है, यहाँ पे कोई भी मानव नहीं है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? यहाँ पे विश्व का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? विश्व का पूछ रहा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मासिनराम। यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मासिनराम। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका ऑप्शन दिखा रहा है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आटाकामा। दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो आटाकामा में होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे नोट्स में है, विश्व में सबसे कम वर्षा आटाकामा के रेगिस्तान में दर्ज की गई है। आटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो उत्तरी चिली में स्थित है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, कौन सा महासागर दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? यहाँ पे दुनिया का तीसरा पूछ रहा है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हिंद महासागर। हिंद महासागर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में है, हिंद महासागर पृथ्वी की जल सतह का लगभग 20% भाग बनाता है। पृथ्वी की जल सतह का लगभग कितना परसेंट बनाता है? तो 20% बनाता है। यहाँ पे देख सकते हैं 20%। जावा गर्त, सुंडा गर्त यानी कि सुंडा गर्त इसे भी बोलते हैं या जावा गर्त, हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? जावा गर्त। यहाँ पे देख सकते हैं जावा गर्त 8152 मीटर गहरा है। कितना गहरा है? तो 8152 मीटर गहरा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जावा गर्त हिंद महासागर में स्थित एक समुद्री खाई है। जावा गर्त क्या है? तो हिंद महासागर में स्थित एक समुद्री खाई है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? यहाँ पे क्या पूछ रहा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो आपका माउंट एवरेस्ट है। चलिए इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848.86 मीटर है। यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चोटी 15 यानी कि पीक 15 के नाम से जाना जाता था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था? तो चोटी 15 यानी कि पीक 15, इंग्लिश में बोलते हैं पीक 15। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल पीक 15 के रूप में जाना जाता था। अब यहाँ पे देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है। क्या है? चोटी है।
यह नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। किसके बीच स्थित है? तो यह नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के पूर्व सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे रखा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो यहाँ पे देख सकते हैं भारत के पूर्व सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे रखा गया है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल है, निम्नलिखित में से किसे, यानी कि इनमें से किसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, माउंट एवरेस्ट। सागरमाथा के नाम से किसे जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सागरमाथा। सागरमाथा के नाम से किसको जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सागरमाथा माउंट एवरेस्ट का एक नेपाली नाम है। क्या नाम है? कौन सा नाम है? तो नेपाली नाम है। चलिए, जिसका अर्थ होता है आकाश की देवी। आकाश की देवी इसका अर्थ होता है। सागरमाथा माउंट एवरेस्ट का एक नेपाली नाम है जिसका अर्थ क्या होता है? आकाश की देवी। तिब्बती नाम चोमोलुंगमा है। यहाँ पे तिब्बती नाम चोगोलुंगमा है जिसका अर्थ है विश्व की देवी माँ। 1935 में एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नार्गो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। यहाँ पे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले व्यक्ति का क्या नाम है? तो यहाँ पे 1953 में चढ़े थे एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को निम्नलिखित में से किस देश में जाने की आवश्यकता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेपाल। नेपाल में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को जाना पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नेपाल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट एवरेस्ट हिमालय के महालंगुर हिमालय उप श्रेणी में स्थित है। यह नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ब्राजील। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क। डेनमार्क को हवाओं का देश कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पवन से बिजली पैदा करने के मामले में डेनमार्क दुनिया में पहले स्थान पर है, इसीलिए डेनमार्क को हवाओं के देश के रूप में जाना जाता है। अगले सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल है, मृत सागर यानी कि डेड सी किन दो देशों के बीच स्थित है? आपका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्डन और इजराइल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है, जॉर्डन और इजराइल। मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? तो जॉर्डन और इजराइल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर चलते हैं। आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मृत सागर एक नमक की झील है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल द्वारा सीमाबद्ध है। मृत सागर समुद्र तल से 440 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। अगला सवाल है, अपने दाहिने अग्र पंजे में तलवार पकड़े हुए सोने का शेर किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, श्रीलंका। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, श्रीलंका। अपने दाहिने अग्र पंजे में तलवार पकड़े हुए सोने का शेर किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो श्रीलंका का। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला यानी कि कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंडीज पर्वत श्रृंखला। आपका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एंडीज पर्वत श्रृंखला। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं।
अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन परत से है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ओजोन परत। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। आपका अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कजाकिस्तान। दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कजाकिस्तान। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। टुमलापल्ले विश्व में सबसे बड़ी यूरेनियम भंडार में से एक माना जाता है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। यह भारत के आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तुमलापल्ले विश्व की सबसे बड़े यूरेनियम भंडार है। यह भारत के आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है? तो स्विट्जरलैंड को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है? यहाँ पे इनमें से कौन सी चोटी है जो नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कामेट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कामेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कामेट उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी के बाद दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। लोतसे, माउंट एवरेस्ट और अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल में है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सोवियत संघ। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो सोवियत संघ है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया था। कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था? तो स्पुतनिक फर्स्ट। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन सा था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मेजर यूरी गैगरिन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मेजर यूरी गैगरिन था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? अब यहाँ पे पूछ रहा है कि चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन सा है? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एच एच कोल। एच एच कोल को 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एच एच कोल 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति पूछ रहा है यहाँ पे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राइट बंधु। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राइट बंधु। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री पूछ रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, श्री माओ भंडार नायके। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायके। चलिए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। श्री माओ भंडार नायके न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, बल्कि यहाँ पे दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। श्री माओ भंडार नायके ने श्रीलंका के रक्षा और विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चीन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? तो चीन है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हिरोशिमा। विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया, हिरोशिमा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल है, जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं? यहाँ पे जापान की मुद्रा को हम लोग येन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, येन। जापान की मुद्रा का क्या नाम है? येन नाम है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। यहाँ पे जापानी येन जापान की आधिकारिक मुद्रा है। जापानी येन संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर और यूरो के बाद विदेशी मुद्रा बाजार में तीसरी सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को इसकी असाधारण उर्वरता के कारण ग्रीन डेल्टा नाम दिया गया है। इस डेल्टा में सभी डेल्टाओं में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, क्योंकि इसकी मिट्टी उपजाऊ है और संसाधन प्रचुर मात्रा में है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कैलिफोर्निया। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कैलिफोर्निया में है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली दुनिया में आईटी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। और भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलोर को कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं लिख रहा है बेंगलुरु। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, विश्व में कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारत। विश्व में कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो भारत है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत दुनिया में जूट यानी कि गोल्डन फाइबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जिसके बाद बांग्लादेश, चीन और थाईलैंड का स्थान आता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यहाँ पे द्वीप के बारे में पूछ रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ग्रीनलैंड। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? यहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि नदी द्वीप, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, माजुली द्वीप। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी शुतुरमुर्ग। यहाँ पे देख सकते हैं एमू शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग, मोरबाज। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुतुरमुर्ग। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी, यहाँ पे सबसे बड़ा पक्षी पूछ रहा है वो भी विश्व का, तो शुतुरमुर्ग हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, टेम्स नदी। कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? तो टेम्स नदी बहती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अब पूछ रहा है विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चीन की महान दीवार। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, चीन की महान दीवार। विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो चीन की महान दीवार सही है। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये तो रहा चीन की महान दीवार जो सबसे बड़ी और पहली है। अब यहाँ पे दूसरी देखा जाए तो कुंभलगढ़ की दीवार दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। पहली कौन सी है? चीन की महान दीवार, और दूसरी कुंभलगढ़ की दीवार। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सांभर झील के बारे में सत्य है? यह भारत में सबसे ऊंची झील है। इसका गठन एक धूमकेतु के हाइपरलेंस प्रभाव कारण किया गया था। यह अरब सागर में जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यह भारत के सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सांभर झील के बारे में सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील सांभर साल्ट जो कि राजस्थान में स्थित है। सांभर अंतर्देशीय झील 5 नदियों समोद, खारी, मंथा, खंडेला, मेधा और रूपनगढ़ से पानी प्राप्त करती है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत और नृत्य को किस वर्ष में यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2010 में। यहाँ पे 2010 में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत और नृत्य को किस वर्ष यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा 2010। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है नई दिल्ली के लोटस टेम्पल का डिजाइन किस देश के वास्तुकार द्वारा कमल के आकार में डिजाइन किया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान। यहाँ पे क्या पूछ रहा है नई दिल्ली के लोटस टेम्पल का डिजाइन किस देश के वास्तुकार द्वारा कमल के आकार में डिजाइन किया गया था? तो ईरान के द्वारा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में देवर झील। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी, एशिया की दूसरी पूछ रहा है, तो राजस्थान में देवर झील। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मियान जलाशय एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और जयसमंद झील या देवर झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। पहली कौन सी है? तो मियान जलाशय, और दूसरी यहाँ पे दूसरी देख सकते हैं जयसमंद झील या देवर झील। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा मंदारिन है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चीन। भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा मंदारिन है? तो चीन की है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मंदारिन भाषा कौन सी है? तो चीन की है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, चीन। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश कौन सा था? किंग राजवंश।
यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, किंग राजवंश। चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश कौन सा था? तो किंग राजवंश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, किंग राजवंश। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है किंग राजवंश या किंग साम्राज्य। आधिकारिक तौर पर ग्रेट किंग चीन के शाही इतिहास में अंतिम राजवंश था। किंग राजवंश की स्थापना 1636 में हुई थी और इसने 1644 से 1912 तक चीन पर शासन किया था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, चीन में मानव निर्मित दुनिया का सबसे लंबा जलमार्ग का क्या नाम है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रैंड कैनाल। चीन में मानव निर्मित दुनिया का सबसे लंबा जलमार्ग का क्या नाम है? तो ग्रैंड कैनाल नाम है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ग्रैंड कैनाल। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चीन की ग्रैंड कैनाल दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है। यह जलमार्ग पीली नदी और यांगजी नदी की कड़ी है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चीन। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, रेशम की खोज 118 ईसा पूर्व चीन में हुई थी। इसका उत्पादन सबसे पहले नवपाषाण काल में चीन में आरंभ हुआ था। अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अगला सवाल है, विश्व में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इटली। यहाँ पे पूछ रहा है विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव ज्वालामुखियों में से एक माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इटली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, एमू पक्षी किस देश में पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एमू पक्षी किस देश में पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना कब की गई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19 दिसंबर 1966 को। एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना कब की गई? तो 19 दिसंबर 1966 को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 19 दिसंबर 1966। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के कितने देश सदस्य हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5। तो 5 देश हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर चलते हैं। यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। कब स्थापित हुआ था? तो 2014 में। न्यू डेवलपमेंट बैंक के 5 संस्थापक सदस्यों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका भी शामिल है। इसका मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में स्थित है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल है, किस वर्ष भूटान के सबसे पुराने बैंक बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1968 में। 1968 में भूटान के सबसे पुराने बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1968। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर महमूद यूनिस। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, म्यांमार की मुद्रा को क्या कहते हैं? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार क्यात। म्यांमार की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो म्यांमार क्यात कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, म्यांमार क्यात। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे आपका अगला सवाल है, भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है?
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोंगखा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जोंगखा। भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो जोंगखा है। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। भूटान का राष्ट्रीय गान डुक तनसेंदेन है। भूटान की मुद्रा का नाम नगुल ट्रम या बीटीएन है। भूटान की सीमा रेखा 699 किलोमीटर है। और भूटान का राष्ट्रीय फूल नीला पोस्ता और भूटान का राष्ट्रीय वृक्ष हिमालयी सरू है। भूटान का राष्ट्रीय पशु ताकीन है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, किस वर्ष गोंगसा ओगियन वांगचुक भूटान के पहले सम्राट बने थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1907 में। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1907। किस वर्ष गोंगसा ओगियन वांगचुक भूटान के पहले सम्राट बने थे? तो 1907 में। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, पारो शहर किस देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भूटान। पारो शहर किस देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? तो भूटान का है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भूटान। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पारो राजधानी थिम्पू के पश्चिम में भूटान में एक घाटी शहर है। यह शहर अपने डुक चोइंग मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। चोइंग मंदिर को 1525 में तिब्बत में रालुंग के राजकुमार महासभा नगवांग योगियल द्वारा बनवाया गया था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बामर। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बामर। निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह है? तो बामर समूह है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीरंदाजी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तीरंदाजी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म। यहाँ पे बौद्ध धर्म की संख्या सबसे अधिक है। भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? तो बौद्ध धर्म की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, किस देश में घो पुरुषों को पारंपरिक एवं राष्ट्रीय परिधान है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भूटान में सभी के लिए राष्ट्रीय पोशाक पहनना अनिवार्य है। घो भूटान में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक। घो बहुमुखी और आरामदायक है। पुरुष इसे घुटनों तक पहुंचने वाले गाउन के रूप में पहनते हैं और इसे केरम नामक बेल्ट से बांधा जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, किसी देश के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा देश सकल राष्ट्रीय खुशहाली से जुड़ा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूटान। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सकल राष्ट्रीय खुशी आर्थिक और नैतिक प्रगति का एक पैमाना है जिसे भूटान के राजा ने 1970 के दशक में सकल घरेलू उत्पाद के विकल्प के रूप में पेश किया था। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, सोपालकर और उनकी विश्वव्यापी पहल डांस फॉर ए कॉज का लोगो किस देश की सरकार द्वारा जारी के आधिकारिक डाक टिकट पर मुद्रित किया जा रहा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, भूटान। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, दशई किस देश का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। यहाँ पे नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। दशई नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं।
यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दशहरी नेपाल का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। देवी दुर्गा ने पूरी दुनिया को आतंकित करने वाले राक्षस महिषासुर का वध किया था। इसीलिए दशहरी को बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। दशहरी को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। यह नेपाली अश्विन माह सौर कैलेंडर में सितंबर से अक्टूबर में होता है और 15 दिनों तक चलता है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, जांगका अथवा जौनको नामक एक अनूठा सांस्कृतिक रिवाज किस देश में जीवन के उत्सव के रूप में मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। यहाँ भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल में मनाया जाता है। जांगका अथवा जौनको नामक एक अनूठा सांस्कृतिक रिवाज किस देश के जीवन के उत्सव में मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। अगला सवाल है, नेपाल के निम्नलिखित में से किस शहर में नेपाल के भारतीय नागरिक संघ की शाखा नहीं है? इंडियन सिटीजन एसोसिएशन ऑफ नेपाल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ललितपुर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ललितपुर। चलिए यहाँ पे कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी देख लेते हैं। 14 सितंबर 1990 को नेपाल का एक भारतीय नागरिक संघ यानी कि आईसीए का गठन किया गया था। कब किया गया था? 14 सितंबर 1990 को। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारत के किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर कई धर्मों के मंदिरों के साथ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। यहाँ पे पाकिस्तान में भारत के किस पड़ोसी देश में? तो पाकिस्तान में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर कई धर्मों के मंदिरों के साथ स्थित है, तो पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, बैठने की क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम किस देश में स्थित है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पाकिस्तान। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नेशनल हॉकी स्टेडियम, गद्दाफी हॉकी स्टेडियम लाहौर पाकिस्तान में स्थित स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया? आपका सही उत्तर हो जाएगा 1973। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1973 में। पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था? तो 1973 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बांग्लादेश। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे बांग्लादेश का जनक कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेख मुजीबुर रहमान। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेख मुजीबुर रहमान। निम्नलिखित में से किसे बांग्लादेश का जनक कहा जाता है, यानी कि इनमें से किसे बांग्लादेश का जनक कहा जाता है? तो शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल एवं अंतिम सवाल है, मरफती गीत किस देश के पारंपरिक लोकगीत हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। यहाँ पे मरफती गीत किस देश के पारंपरिक लोकगीत हैं? तो बांग्लादेश के हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बांग्लादेश। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें ताकि वे भी पढ़ सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।